फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। वीएलडब्ल्यू के कोर्स में एक टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। इसके रिलेटेड, ट्रायंगल के रिलेटेड दो और टॉपिक है। वन इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड सेकंड वन इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सारे कंसेप्ट क्लियर कर ही जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल क्या होता है और इसके रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, और उसके बाद इसके रिलेटेड जो हमारे पास सेंटर्स है उनके बारे में देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल की, होता क्या है ये ट्रायंगल। इससे पहले कि मैं ट्रायंगल पढ़ूं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ए पॉलीगन। बेटा पॉलीगन एक ऐसा, कुछ भी पूछ सकते हैं इसलिए हमें छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। पॉलीगन एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो। जैसे मैं कोई भी एक स्क्वायर बनाऊं इस तरीके से, तो इसको मैं पॉलीगन कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी साइड्स हैं वो सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। इसी तरीके से हमारा ट्रायंगल भी जो है ना, इसमें जो साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड ए सी, ये सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल जो बच्चा है ना, ये एक पॉलीगन है। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं ऐसे, ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। बेटा एक ट्रायंगल जो है ये एक पॉलीगन है विच हैज, जिसके पास क्या है, नंबर फर्स्ट, एक तो नंबर फर्स्ट है मेरे पास 3 साइड्स। इसके बाद बचा 3 साइड्स हैं। दूसरी क्वांटिटी क्या है बेटा, 3 एंगल्स। इसके पास 3 एंगल्स भी हैं, और वो एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए, बी एंड सी। और उसके बाद है तीसरा 3 वर्टिसेस, जिसके पास 3 वर्टिसेस है कि नहीं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ये मेरे पास ट्रायंगल की डेफिनेशन है। ये एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड्स जो है होते हैं, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल की डेफिनेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चा, याद रखिएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में सबसे प्रॉपर्टी क्या, पहली प्रॉपर्टी ये है कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी मेरे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है, ये बेटा होगा 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। कि हमारे पास जो भी एक ट्रायंगल होगा उनके इंटीरियर एंगल्स का सम दो वो बराबर होगा 180 डिग्री। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि मेरे पास जो भी मेरे पास एक ट्रायंगल होगा, अगर मैं कोई एक साइड इसका एक्सटेंड करूं, जैसे मैंने बीसी एक्सटेंड करा, तो इसका जो ये वाला एंगल होगा इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। चलिए अगर मैं इसका नाम रखूं फॉर एग्जांपल x डिग्री, ये मेजर है x, इसका नाम मैंने रखा x, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि जो इस एंगल का मेजरमेंट होगा वो बराबर होगा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम। मतलब कि यहां पर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। बेटा इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। पहली प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो 180 डिग्री होंगे। नंबर सेकंड कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो बराबर होगा सम ऑफ द 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। जो वो होगा एक्सटीरियर एंगल, उसका मेजरमेंट बराबर होगा जो ट्रायंगल के उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है मेरे पास ये, इस ट्रायंगल का नाम कुछ भी रखे, लेट ए बी एंड सी, ठीक है। कह रहा है कि अगर मैं किसी भी किन 2 साइड्स का भी सम करूं, जैसे मैं करूंगा दिस साइड प्लस दिस साइड, ए बी प्लस करूंगा मान लीजिए ए सी,
कह रहा है कि इनका सम जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा थर्ड वाले साइड का। ये एक प्रॉपर्टी है क्या, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। जो भी मेरे पास ट्रायंगल है, अगर मैं उनके किसी भी दो साइड्स का सम करूं, वो तीसरे से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसमें नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। अब मैंने ये सम किया, अब अगर इसका मैं जो है डिफरेंस निकालूं, माइनस करूं, यानी मान लीजिए मैं इस साइड माइनस दूसरी, इसका जो बी पार्ट है वो क्या होगा, जैसे मैं इसका माइनस अब करूं, यानी ए बी माइनस करूं ए सी, कह रहा है बेटा ये लेस देन होगा थर्ड साइड को। सिंपल याद रखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, दो साइड्स को सम करूं, वो तीसरे से बड़ा होगा। नेक्स्ट, अगर मैं इन दो किसी भी दो साइड्स का सब्ट्रैक्शन करूं, वो तीसरे से छोटा होगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज है। क्लियर? जैसे मेरे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कुछ भी नाम है, लेट ए बी सी। कह रहा है कि अगर इन दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, जैसे मेरे पास ये एंगल बराबर है एंगल सी को, अगर इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अगर कोई भी दो एंगल्स बराबर होंगे बेटा, उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं। यानी बी का अपोजिट साइड ये वाला, सी का अपोजिट साइड ये वाला। इसका मतलब देन ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हुए तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। इसकी अपोजिट भी है कि अगर दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हुए तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी स्टेटमेंट ऐसे होता है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका जो अगर एंगल बी बराबर एंगल सी को, तो इनके अपोजिट साइड ए सी बराबर ए बी को। इसमें इसका वाइसी वर्सा है, मतलब इफ अगर ए सी बराबर है ए बी को, तब बेटा इसमें एंगल बी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये चौथी प्रॉपर्टी है जिसके दो कंडीशंस आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये ट्रायंगल है, लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी में डिफाइन कर रहा हूं। प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में मान लीजिए ये वाला साइड जो है, यानी इफ ए बी मान लीजिए ग्रेटर है ए सी को, अगर ये वाला साइड इस वाले साइड को बड़ा होगा, ये वाला साइड बड़ा होगा इस वाले साइड से, यानी ए सी छोटा होगा ए बी, तो जो बड़े वाले साइड का अपोजिट एंगल होगा ना, वो भी बड़ा होगा। किससे? उस वाले एंगल से जो अपोजिट होगा छोटे वाले एंगल को। मतलब कि अगर ए बी बड़ा है तो इसका अपोजिट एंगल एंगल सी भी बड़ा होगा। किससे? ये छोटा साइड है, इसका वाला ये वाला एंगल जो है छोटा होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी का अपोजिट एंगल, ए बी बड़ा तो इसका एंगल अपोजिट भी बड़ा, एंगल सी बड़ा होगा किससे? एंगल बी से। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी है कि कोई भी साइड अगर ट्रायंगल में बड़ा होगा किसी और साइड से, तो उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होता है उस वाले अपोजिट साइड के एंगल से। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास ट्रायंगल्स की,
ट्रायंगल की डेफिनेशन और कुछ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। वो देखते हैं, चलिए क्या होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे, ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है क्या। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बेस्ड ऑन एंगल, सेकेंड वन होता है बेस्ड ऑन साइड। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेस्ड ऑन एंगल, क्योंकि जो भी हमें वेरियस सेंटर्स पढ़ने हैं उनमें ये ट्रायंगल्स जो है यूज होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल्स एक्यूट होंगे, यानी जिसके सारे एंगल्स का जो मेजर होगा वो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री वाले एंगल होंगे। जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम मान लीजिए ABC है, और इसमें अगर हम देखें ये सारे एंगल्स जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो ये सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं। तो इस टाइप ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। मान लीजिए कोई भी एक साइड है C, लेट ये मेरे पास है A, ये मेरे पास है B और ये साइड C है, और C मान लीजिए ग्रेटर साइड है। तब एक कंडीशन आती है A² प्लस B² इज ऑलवेज ग्रेटर देन C²। इन एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल अगर कोई बड़ा वाला साइड है, कोई मैटर नहीं करता है, उनके साइड्स का जो सम होगा वो बराबर हो, ग्रेटर देन होगा थर्ड वाली साइड का। याद रखिए, स्क्वायर 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 स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू CC स्क्वायर। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा कि कभी भी जब भी आपके पास ट्रायंगल होगा, दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होगा। बल्कि ये नहीं बोला कि स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर्स का सम। यहां पर कंडीशन है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल में, अगर कोई भी साइड C ग्रेटर मान लीजिए, तो दो साइड्स का जो सम होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा तीसरे वाले साइड के स्क्वायर के। नेक्स्ट है राइट एंगुलर ट्रायंगल। आपके पास अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हुआ, तब उस वाले एंगल को हम राइट एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मैं कोई भी एंगल ऐसे बनाऊं, लेट ये मेरे पास C एंगल है, ये A है और B है, और मान लीजिए इसका एंगल C जो है 90 डिग्री है। इट मींस कि ये वाला जो साइड है दिस इज हाइपोटेन्यूअस, और यू नो दैट इन अ राइट एंगुलर ट्रायंगल हाइपोटेन्यूअस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इट मींस दिस AB इज द लॉन्गेस्ट साइड, दैट मींस दिस इज ग्रेटर देन BC and AC as well. Okay, so we can say that let it be, ये C कोई मेरे पास एंगल C है 90 डिग्री, और यहां पर कोई भी मान लीजिए ये C है, ये A है, ये B है, तब इसका हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इन अ राइट एंगुलर ट्रायंगल। दैट थ्योरम इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगुलर ट्रायंगल हम कह सकते हैं दिस हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर, दैट मींस उसको मैंने नाम C दिया, C ग्रेटर वाला साइड मैंने दिखाया है, तो वो बराबर होगा हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द अदर टू साइड्स। ओके, क्लियर? ओके, नाउ थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, होता है इसमें, तो ध्यान से सुनिएगा। ये ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल बच्चा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये मेरे पास एक ट्रायंगल है बच्चा, इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री यहां तक आता है, 90 से बड़ा है लेकिन लेस देन 180 से है। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम लेट ABC रखूं, जिसमें एंगल B ऑब्ट्यूज है। तो अगर ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। और ध्यान से सुनिएगा, ये इसका लॉन्गेस्ट साइड है, तो यहां पर कंडीशन क्या होती है कि A² प्लस B² इज लेस देन C²। यानी अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो इनके साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा छोटा होगा हाइपोटेन्यूज से।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स, किसी भी दो साइड्स का स्क्वायर जो है उनका सम अगर करे वो तीसरे से बड़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस फॉर्मूला लगाए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो बचे हुए ऑब्ट्यूज एंगल का जो अपोजिट साइड है वो बड़ा होगा, वो बराबर होगा, वो ग्रेटर होगा उन वाले साइड्स के सम के बराबर। यानी ये दो साइड्स का स्क्वायर अगर हम करें, उसका सम करें, वो इससे छोटा होगा। सो these are the types of triangle on the basis of angle based on sides। तो ये बहुत ही आसान है। स्केलिंग ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो, जिसमें कोई साइड बराबर नहीं हो। यानी ये वाला साइड एक हो, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 3 4 5, तो इसको हम स्केलिंग ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकते हैं क्योंकि दो एंगल्स बराबर हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर हैं। जैसे मैं लिखूंगा 3 3 3, सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो यहां पर हम अपने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को खत्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। जो है मैंने आपको पढ़ाए हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है। नाउ मुझे पढ़ना है सेंटर्स, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। बिफोर के हम इन सेंटर्स को देखें, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें कुछ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने हैं, उसके बाद ही हम सेंटर्स को आराम से समझ सकते हैं। देखिए, नाउ हम वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स को पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस हमें देखनी है, जिसमें हमारा मीडियन आता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन के साथ साथ हमें दूसरी चीज जिसको हम ऑल्टीट्यूड पढ़ते हैं, ऑल्टीट्यूड या ऑल्टीट्यूड पढ़े, ऑल्टीट्यूड पढ़ते। और थर्ड वन हमारे पास बाइसेक्टर, या इसमें हमारे पास लाइन बाइसेक्टर भी आता है और साथ साथ एंगल बाइसेक्टर भी आता है। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या है। जैसे मेरे पास कोई भी ऐसा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मान लीजिए इसका नाम है ए बी एंड सी, ठीक। अब अगर मैंने कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ की या लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो किसी भी वर्टेक्स पॉइंट से मैंने किसी और साइड पे ड्रॉ की, जैसे मैं ऐसे एक लाइन खींचूंगा, वो इस बीसी को टच करेगा, लेट इसका नाम डी रखिए। अगर ये लाइन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी, यानी ये बीडी बराबर डीसी को, यानी डी जो है इस बीसी का मिड पॉइंट हुआ, तब ये मीडियन कहलाता है। तब हम कहेंगे बेटा एडी जो है वो इस ट्रायंगल की मीडियन है। कब ये बेटा मीडियन है? यानी आप याद रखिए, मीडियन जब भी पड़ती है अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। जरूरी नहीं है कि यहां पर एंगल जो है 90 हो, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। एंगल कुछ भी हो, लेकिन कंडीशन यह है कि जब भी मीडियन पड़ती है ये अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। यानी अगर एडी मीडियन है, ये बीसी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी बीडी जो है ये डीसी को बराबर होगा। इसी तरीके से दूसरा मैं यहां से भी ड्रा कर सकता हूं इसे। तो ये मान लीजिए ये मेरे पास ई है, तो अगर बीई मीडियन है, इट मींस मैं कह सकता हूं एई बराबर ईसी को, क्योंकि मुझे पता है मीडियन जब भी पड़ती है बेस को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 90 हो। और इसी तरीके से तीसरी मीडियन में यहां से खींच सकता हूं बेटा, वो भी यहां पर मान लीजिए एफ इसका नाम है। अगर सी एफ एक मीडियन है तब मैं कह सकता हूं दिस ए एफ जो है बराबर है एफ बी को। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक लाइन किसी भी वर्टेक्स पॉइंट से मैं ड्रा करूं किसी भी साइड पे या लाइन सेगमेंट, अगर उसने अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया तब वो मीडियन है। यानी मीडियन जब भी पड़ती है अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है।
एंगल कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? वेरी गुड। यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ये मेरे पास एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है। अगर मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल हुआ, जैसे ये मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल है, इसमें मुझे एक मीडियन ड्रा करनी है। शाबाश, क्या करनी है? मीडियन ड्रा करनी है। ऑब्वियसली ये मेरे पास ए बी सी है। अगर ए से मुझे मीडियन ड्रा करनी है तो मैं सीधे यहां पर मिड पॉइंट कौन सा है, मान लीजिए डी। अगर एडी मीडियन है इस ट्रायंगल की, इसका मतलब बीडी डीसी को बराबर है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मीडियन जब भी पड़ेगी, दो बराबर हिस्सों में बेस को डिवाइड करेगी। क्लियर? वो मीडियन होती है। नाउ सेकंड इज ऑल्टीट्यूड। ध्यान से समझ लीजिएगा, ऑल्टीट्यूड जो है ना, ये वो लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से ही पड़ता है। किस पे पड़ता है? किसी अपोजिट, किसी भी साइड पे, ट्रायंगल के किसी भी साइड पे, लेकिन जब भी पड़ती है 90 डिग्री एंगल बनाती है। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम भी मान लीजिए कुछ भी है, ए बी सी मैंने रखा। अगर मैंने ए से कोई लाइन सेगमेंट ड्रा किया, इस तरीके से ड्रा किया, बीसी पे वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, अगर एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तब मैं इसको कह सकता हूं बेटा ये ऑल्टीट्यूड है। यानी ऑल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है और मीडियन बाइसेक्ट करता है। समझ आ रही है डिफरेंस कि नहीं? यहां पर जब भी ऑल्टीट्यूड पड़ेगा वो 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। अब अगर ऑल्टीट्यूड मुझे ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल में ड्रा करना होगा, जैसे इस पॉइंट ए बी सी से मुझे एक ऑल्टीट्यूड ड्रा करना है, तो यहां पर मैं डाल नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री पे पड़ता है। यहां पर मैंने मीडियन डाला क्योंकि मुझे यहां पर दो बराबर हिस्से चाहिए, लेकिन ऑल्टीट्यूड 90 पे बनाना है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहां पर मैं नहीं डाल सकता हूं। उसके लिए क्या कि जो इसका अपोजिट साइड है उसको एक्सटेंड किया जाता है ऐसे, और बाहर से एक ऑल्टीट्यूड ऐसे डाला जाता है, और इसका नाम अगर मैं डी रखूं तो इस ट्रायंगल के लिए एडी जो है वो ऑल्टीट्यूड कंसिडर किया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? किसके लिए? ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल के लिए। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर एक लाइन या लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी एंगल या लाइन को बराबर दो हिस्सों में काटता है। यहां पर मैं कह सकता हूं कि मीडियन जो है इस साइड का बाइसेक्टर है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब यहां पर देखिए, अगर मेरे पास एक लाइन यहां पर ए बी है और मैंने कोई ऐसी लाइन ड्रा की और इस लाइन से इस ए बी के दो बराबर टुकड़े हुए, यानी एडी बराबर डीबी हुआ, तब मैं इस लाइन को इस ए बी का बाइसेक्टर कह सकता हूं। अगर ये लाइन एल है तो मैं कहूंगा एल इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी के लिए एल जो है वो बाइसेक्टर होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई एंगल है, ऐसे कोई ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रा करी, कोई ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रा करी बच्चा, इस तरीके से, अगर उसने इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, मैं कह सकता हूं दिस लाइन इज द बाइसेक्टर फॉर दिस एंगल, क्योंकि इसने एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करा। बाइसेक्टर लाइन या लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी लाइन या किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ये चीजें हमें इंपॉर्टेंट था किसके लिए? सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के लिए। अब हम एक एक करके सेंटर्स देखेंगे। टोटल में हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ सेंटर्स है हमारे पास। ट्रायंगल के सेंटर्स जो है, नंबर फर्स्ट है सेंट्रॉइड, या जिसको हम ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं। नंबर सेकंड है इन सेंटर। इसके साथ साथ हमें एक्स सेंटर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। थर्ड वन है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर।
ऑर्थो सेंटर, और चौथा है मेरे पास सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। तो इन 4 सेंटर्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि एक्चुअल में ये सेंटर्स क्या है और इसके रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी इससे एसोसिएटेड है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। आई होप इतना बेसिक्स आपका क्लियर हुआ होगा। हम डायरेक्टली सेंटर्स पे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी सेंटर की बात करेंगे वो है सेंट्रॉइड, या जिसको हम ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं। बेटा अगर मेरे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल में मैंने मीडियंस खींची है, यानी अब उन मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रॉइड और ग्रेविटी सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। अगर मान लीजिए ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसमें एडी एक मीडियन है, बीई एक मीडियन है और सीएफ मीडियन है। इन 3 मीडियन से जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनसाइड दिस ट्रायंगल है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर? मीडियन से बनता है, ठीक है। तो यही लिखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। जो मीडियन से पॉइंट बने, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेंट्रॉइड लाइज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। जो ये सेंट्रॉइड होगा ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, ठीक है। कभी कभार डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। And second one, centroid divides the median into 2:1 ratio। मतलब क्या है कि जो भी ये सेंट्रॉइड पॉइंट है, ये किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर मैं इस एडी की बात करूं, ये एजी जो है ये 2 हिस्से होंगे और जीई 1 हिस्सा होगा। यानी इसका मतलब डीजी जो है, इसको अगर हम 2 बार मिलाए तो एजी बनेगा। ये 2 हिस्से होंगे, ये 1 हिस्सा होंगे। मान लीजिए अगर ये x है तो ये 2x होगा, अगर ये y है तो ये 2y होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि जो भी मीडियन है वो इस 2:1 रेशियो में होगी, लेकिन 2 वहां से होगा जहां वर्टेक्स पॉइंट होगा, ठीक। जैसे बीई है, वर्टेक्स पॉइंट बीई से, तो ये 2:1 रेशियो होगा, ठीक है। इसी तरीके से सीएफ को अगर हम देखें तो ये 2:1 के रेशियो में होगा। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं यहां पर एजी डिवाइडेड बाय जीडी जो है ये बराबर होगा किसको? बीजी डिवाइडेड बाय जी, बीजी डिवाइडेड बाय जी, और बेटा ये बराबर होगा सीजी डिवाइडेड बाय जीएफ, सीजी डिवाइडेड बाय जीएफ। और ये सारे रेशियोज जो है 2/1 यानी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे। समझ आ रहा है? तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा कि इस सेंट्रॉइड पॉइंट से टोटल में पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को 6 छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करा गया। एक ट्रायंगल ये है 2, 3, 4, 5 एंड 6 है कि नहीं? तो इसका मतलब कि जो ये सेंट्रॉइड पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 कहते हैं कि जो ये सेंट्रॉइड पॉइंट है, ये बड़े वाले ट्रायंगल को जिन ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। यानी ये बड़े ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा रब करूं, अगर मैं मान लीजिए इसका नाम 1 रखूं, 2, 3, 4 एंड 5, 6 वाला ट्रायंगल जो है, ये 6 ट्रायंगल्स इनका एरिया बराबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू सो ऑन टू एरिया ऑफ एंगल 6। यानी इन सारे ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो एंगल होगा। बेटा ये ट्रायंगल्स में दिखा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ठीक है।
इससे मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं कि हर एक ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पूरे ट्रायंगल का 6th वाला हिस्सा होगा, क्योंकि ये 6 इक्वल ट्रायंगल्स हैं। यानी मैं लिख सकता हूं, जैसे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल 1 की बात कर रहा हूं, वो बराबर होगा 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ आ रहा है कि नहीं? और अगर इन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हुआ तो सेकंड में 4th प्रॉपर्टी में ये भी लिख सकता हूं। जैसे अगर अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, AGB, इस पूरे ट्रायंगल की जिसमें एंगल 1 और ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आए, पूरे AGB पूरे ट्रायंगल, BGC पूरे ट्रायंगल, AGC इस ट्रायंगल की बात करो, यानी टोटल में 3 ट्रायंगल्स है। जैसे अगर मैं मान लीजिए इनको रब करूं इस तरह के 1 सेकंड के लिए, तो जो ये 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना बच्चा, इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका बेटा, AGB, वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, और बेटा वो बराबर होगा किसका, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर बेटा ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब एक का एरिया पूरे का तीसरा हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं कि एक छोटे वाले ट्रायंगल्स का जो 6 ट्रायंगल्स में ये सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, तब एक ट्रायंगल का एरिया 1/6 का पूरे ट्रायंगल का होगा। अगर मैं 3 ट्रायंगल्स कंसीडर करूं इस तरीके से, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 1/3 ऑफ पूरे ट्रायंगल का होगा। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? ये बहुत ही आसान है। अब मैं मीडियंस वापस थोड़ा सा ड्रा करूं, ये समझाने के लिए मैंने किया था। समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, सेंट्रॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बेटा इतना ही नहीं, 5th वाली प्रॉपर्टी देखिए। अब ट्रायंगल्स ही खाली नहीं, बल्कि अब क्वाड्रिलेटरल्स देखिए। जैसे मैं थोड़ा सा रब करूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अब देखो, ये मेरे पास रब किया तो एक क्वाड्रिलेटरल बना AFGE, और इसी तरीके से अगर मैं इसको रब करूं तो क्या बना, BDGE, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरीके से अगर मैं इसको रब करूं तो मेरे पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल आया, CEGD। तो ये 3 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। बेटा कह रहा है इन 3 क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया भी इक्वल होगा, और अगर इक्वल है तो एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा, 1/3 ऑफ होल एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या लिखा बच्चा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ इस क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ इस क्वाड्रिलेटरल। समझ आ रहा है कि नहीं? और वो बराबर होगा 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये 5th प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने मीडियंस डाली है। ये मेरे पास एक मीडियन है AD, और दूसरी मीडियन ये वाली है, और तीसरी मीडियन ये वाली है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मैं इन एंगल्स, इनका नाम जो है रब करूं। अब ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, आपको प्रॉपर्टी सिर्फ याद रखनी है कि यहां पर एक और प्रॉपर्टी है 6। बेटा जो ये EF होगी, EF जो है ये बराबर होगी 1/2 ऑफ BC को। ये 10th क्लास में थ्योरम है, मिड पॉइंट्स की थ्योरम, कि अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, वो मिड पॉइंट वाली जो लाइन सेगमेंट है तीसरे वाले साइड ट्रायंगल को पैरेलल होगी, साथ साथ उसके हाफ को बराबर होगी। यानी EF पैरेलल होगी BC को, और साथ साथ EF जो है 1/2 ऑफ होगी BC को। समझ आ रहा है? और ठीक है, और उसके बाद यहां पर 7th प्रॉपर्टी में बता सकता हूं, क्योंकि ये पैरेलल्स है और ये सेम बेस है, तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC इज इक्वल टू एरिया ऑफ CEB। ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल फिगर्स होंगे, उनका एरिया भी इक्वल होता है। 9th क्लास की थ्योरम है।
ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल देखो, बी एफ सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, इस वाले ट्रायंगल का, बी सी ई बी को। तो बेटा ये भी होगा, क्यों, क्योंकि these two triangles are on the same base BC and between the same parallels FC and BC, it means इनका एरिया भी सेम होगा। इसी तरीके से भी ऊपर वाले ट्रायंगल्स का भी एरिया सेम, क्योंकि वो सेम बेस EF पे है। तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, क्योंकि ये सेम बेस EF पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स में है। तो ये 7th प्रॉपर्टी है, ठीक है। 8th प्रॉपर्टी क्या कह रही है, 3 टाइम्स दीज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स दीज का स्क्वायर। मतलब कि जो मेरे पास ट्रायंगल है उसमें जो मीडियंस डाली गई उनके बीच में रिलेशन है। क्या है बेटा, कि जो साइड्स हैं 3 टाइम्स साइड्स का स्क्वायर, साइड्स का सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर, सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर जो बचा होगा वो बराबर होगा 4 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन, स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है इस सेंट्रॉइड की। ठीक है, यहां पर लिखिएगा 3 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन। तो इस तरीके से ये 8 प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड की। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। एक और प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं यहां पर, जैसे मैं कोई परपेंडिकुलर इस एफ से ड्रा कर रहा हूं, ऐसे ए परपेंडिकुलर है, दूसरा परपेंडिकुलर यहां से मैं ड्रा करूं, ये परपेंडिकुलर है, लेट इसका नाम एम है, इसका नाम एन है। बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर्स भी सेम होंगे, मतलब 9th प्रॉपर्टी में लिख सकता हूं एफ एम जो है ये बराबर है ई एन को, ये भी प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो। इस बेस पे क्वेश्चंस, जब आपको ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी याद होगी तो आप इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इन सेंटर। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है, कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। अब मेरे पास ट्राइंगल ABC है, इनमें 3 एंगल्स है। अगर उन 3 एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा किए गए, जहां पर वो मीट करेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। ये देखो BI एक बाइसेक्टर है एंगल B का, IC C का, IA जो है A एंगल का बाइसेक्टर है। इट मींस कि ये वाला एंगल इसको बराबर है, ये वाला एंगल इसको बराबर है, और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल को बराबर होगा। ठीक है, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला I से मैंने डिनोट करा है, इसको हम इन सेंटर कहते हैं। और इसमें एक खास प्रॉपर्टी है बेटा, यहां पर जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कह रहा है इसका एंगल का जो इसी पे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इन सेंटर में जो ये वाला एंगल बन रहा है नीचे BIC, ये वाला एंगल ये बराबर होता है 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल A। एंगल BIC बराबर होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ये इसके पीछे वाला जो एंगल है उसका हाफ। इसी तरीके से ये वाला एंगल जो है एंगल AIC, वो हाफ होगा, किस वो होगा बराबर 90 प्लस 1 हाफ ऑफ B, 90 प्लस 1 हाफ ऑफ एंगल B। इसी तरीके से ये वाला एंगल जो है दैट इज एंगल AIB, जो या BIA लिखिए, ये बराबर होगा 90 प्लस 1 हाफ ऑफ एंगल C। तो ये रिलेशंस है, इंपॉर्टेंट रिलेशंस, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको ये चीज याद रखनी है। कह रहा है कि इसमें जो ये बाइसेक्टर्स हैं, अगर मैं इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, प्रॉपर्टीज देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्या है। इनको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, यानी इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं यहां तक, और इसको यहां तक एक्सटेंड करूं, और इसको यहां तक एक्सटेंड करूं। ठीक है, मान लीजिए इसका कुछ भी नाम है, लेट D, E एंड F। क्लियर?
कह रहा है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा जिसकी ये वाली रेडियस होगी, यानी ऐसे सर्कल ड्रा करूंगा, ठीक है, आप आराम से अपने कॉपी पे आराम से सर्कल ड्रा कर सकते हो। देखो यहां पर एफ आई या आई ई या आई डी जो है ना, इस वाले सर्कल का रेडियस कहता है। इस सर्कल को हम इन सर्कल कहते हैं, इन सर्कल, और इसको हम कहते हैं इन रेडियस। कह रहा है कि ये जो रेडियस होगी बच्चा, ये रेडियस बराबर होगी, वो रेडियस कह रहा है कि जो ये रेडियस है ये बराबर होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसको हम एस से नाम से जानते हैं। ये आपने सेमी पेरीमीटर अच्छे से पढ़ा होगा, यानी ट्रायंगल के पेरीमीटर के हाफ के बराबर। ये रेडियस जो है, इन रेडियस, ये बराबर होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय द सेमी पेरीमीटर। समझ आया? इन सेंटर के लिए आपको इतना काफी है। अब नेक्स्ट है, इसी के साथ थोड़ा सा एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं बेटा एक्स सेंटर। वो इसी के साथ है, उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्स सेंटर क्या होता है बेटा? कि कह रहा है कि एक्स सेंटर जब बनता है तो वो ऐसे बनता है, यानी अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसे है, इस ट्रायंगल का मैं नाम ए बी सी रखूं, और इस, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मान लीजिए मैं इस ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं ऐसे, इस ए सी को भी एक्सटेंड करूंगा ऐसे, ठीक है? तो यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल बना, यहां पर भी एक एक्सटीरियर एंगल बना कि नहीं? और अगर मैं इन एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर ऐसे ड्रा करूं, इस सी का भी बाइसेक्टर ड्रा करूं ऐसे, कह रहा है कि ये मीटिंग पॉइंट जो है, और इस वाले ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल से एक बाइसेक्टर ड्रा करूं, ऐसे, ठीक है? कह रहा है कि जो ये मीटिंग पॉइंट हो गया ना, इसको हम कहते हैं एक्स सेंटर। कैसे ये एक्स सेंटर बनता है कि मेरे पास जो ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल के एक इंटीरियर के बाइसेक्टर, एक इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से, और जो उस ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, उन दो एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर से, यानी इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। तो जो इन तीन बाइसेक्टर से सेंटर बनेगा, पॉइंट बनेगा, इसको हम कहते हैं एक्स सेंटर। और ये जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए इसका नाम ओ है, ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी पे क्वेश्चन आता है। इसका जो ये एंगल होता है, यानी एंगल बी ओ सी, बेटा ये कहता है कि ये बराबर होगा 90 माइनस, यहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है, 1/2 ऑफ एंगल ए, ये इसके बराबर होता है। यानी ये जो एंगल बन रहा है एक्स सेंटर पे, इसका जो मेजरमेंट होगा वो होता है 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल ए। जैसे इसमें था, यहां पर ये वाला एंगल जो है ये बराबर था 90 प्लस 1/2 ऑफ दिस एंगल, यहां पर है ये वाला एंगल बराबर है 90 माइनस 1/2 ऑफ दिस एंगल। क्लियर? इसको हम कहते हैं एक्स सेंटर, और इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है कि सेकंड प्रॉपर्टी, वो इन सेंटर के लिए क्या बेटा, बीडी बाई डीसी का रेशो जो है ना, वो इनके साइड्स के रेशो की भी बराबर होगी। जैसे बीडी बाई डीसी जो है, बीडी बाई डीसी कह रहा है कि वो बराबर होगा इसका ये वाला साइड, इस साइड से ए बी डिवाइडेड बाय एसी, एसी एक ये। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखेंगे, ए ई बाई ईसी, ए ई बाई ईसी, ए ई बाई ईसी बराबर होगा ए बी बाई बीसी को, ए बी बाई बीसी को। इसी तरीके से बचा कौन सा, ये वाला, ठीक है? तो यहां पर होगा ए एफ डिवाइडेड बाई एफ बी, वो ए एफ डिवाइडेड बाई एफ बी जो है ये बराबर होगा किसको बेटा,
AC डिवाइडेड बाय BC को। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है इन सेंटर के लिए कि जो साइड्स के जो मीडियन जो ये साइड्स का रेशो है वो इन वाले साइड्स के रेशो को बराबर होगा, जैसे यहां पर ये इक्वेशंस है। तो ये हमारे पास इन सेंटर और एक्स सेंटर के लिए जो चीजें थी वो हमने पढ़ी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट है मेरे पास जिसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर ट्रायंगल एबीसी है। अगर इन ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में साइड्स का हम बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, मैंने इससे पहले भी आपको बोला है बाइसेक्टर किसे कहते हैं। बाइसेक्टर उस लाइन या लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो किसी लाइन या एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। यहां पर ये एक बाइसेक्टर है, यानी इस BC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इट मींस BE बराबर EC को होगा। इसी तरीके से ये दूसरा लाइन बाइसेक्टर है AC को, इट मींस ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से को बराबर होगा। थर्ड वन जो ये CG है बेटा, ये इस वाले AB साइड का बाइसेक्टर है। इट मींस कि ये इस वाले साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। नंबर सेकंड, अगर यहां पर ये सेंटर पॉइंट लेकर एक सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं तो वो सर्कल 3 पॉइंट्स के थ्रू, वर्टेक्स पॉइंट्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखो AO, BO, OC जो है ना इस सर्कल के रेडियस एक्ट कर रहे हैं। इट मींस कि रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होते हैं। इट मींस AO बराबर OC को होगा, बराबर OB को होगा। वही मैंने लिखा पहले, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स को डालेंगे उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को हम सरकम सेंटर कहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB, जिसको हम सरकम रेडिय कहते हैं, यानी रेडिय AO बराबर OC को, OB को। क्लियर। साथ साथ बाइसेक्टर्स हैं तो साइड्स भी इक्वल है। AF इज इक्वल टू FC, AF इज इक्वल टू FC। सेकेंड वन BE इज इक्वल टू EC, और AG जो है बेटा ये बराबर है BG को, ठीक। उसके बाद जो ये रेडियस है AO लीजिए, BO लीजिए, OC लीजिए, इसके लिए फॉर्मूला है बेटा, वो बराबर होती है ABC डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फॉर्मूला है वेयर ABC जो है साइड्स है। बनेगा यहां पर देखो सिंपली BOC वाला एंगल जो है ना ये 2 गुना होता है इस वाले एंगल A के लिए। इसी तरीके से AOB दुगना होगा C के लिए। इसी तरीके से AOC जो है B के लिए दुगना होगा। वही मैंने लिखा एंगल BOC इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल A, एंगल AOC इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एंगल B, एंगल AOB 2 गुना है इस C से, ठीक है। ये थ्योरम है। उसके बाद पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर, कब पोजीशन क्या होगी। कभी कभार डायरेक्टली पूछा जाता है कि पोजीशन क्या होगी अगर ये वाला ट्रायंगल होगा। आपने पता है पहला होता है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, जो ये वाला ट्रायंगल है, इसमें दूर से दिख रहा है सेंटर, सर्कम सेंटर जो है इनसाइड द सर्कल है। तो याद रखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सेंटर जो सर्कम सेंटर है वो सेंटर के ट्रायंगल के सेंटर यानी इनसाइड होता है। ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल में आउटसाइड होता है। हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल जो बच्चा है ना वो इस तरीके से एक ट्रायंगल होता है। और अगर मैं इनके साइड्स के बाइसेक्टर ड्रा करूं, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर जो है वो कहीं आउटसाइड मिलेगा, तो वहां पर मेरे पास जो सर्कम सेंटर है वो आउटसाइड दिखेगा। और राइट ट्रायंगल में याद रखिएगा, राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है ना, उस मिड पॉइंट पे सारे इस तरीके से जो सारे साइड्स के बाइसेक्टर्स हैं वो मिड पॉइंट पे मीट करेंगे, किसके, हाइपोटेन्यूज पे। वही होता है राइट ट्रायंगल में ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज सर्कम सेंटर जो है लाई कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट सर्कम सेंटर। नाउ वी हैव अ लास्ट टाइप ऑफ दिस सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। लास्ट टाइप ऑफ सेंटर इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है उसमें हम ऑल्टीट्यूड्स ड्रा करेंगे। ऑल्टीट्यूड्स यानी जब भी हम ये ड्रा करेंगे ये 90 डिग्री पे पड़ेगा। एक ऑल्टीट्यूड AD, दूसरा है BE, तीसरा है CF।
जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। वही लिखा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो किससे बने? ऑल्टीट्यूड से बने। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं जिनमें अलग अलग पोजीशन है ऑर्थोसेंटर की। अगर इसमें देखें एक्यूट एंगुलर ट्राइंगल में, एक्यूट एंगल ट्राइंगुलर में जो हमारे पास ऑर्थोसेंटर की पोजीशन है वो इनसाइड द ट्राइंगल होती है। ठीक है, और अगर हम राइट एंगुलर ट्राइंगल की बात करें, देखो ध्यान से, ये बीडी एक परपेंडिकुलर है इस बीसी पे, तो ये एक ऑल्टीट्यूड, ये एक ऑल्टीट्यूड, और तीसरा ऑल्टीट्यूड मैं यहां से ड्रा करूंगा। ठीक है, ये इस साइड पे। ठीक है बेटा, तो इस साइड से मैंने ऑल्टीट्यूड इस पे डाला, इस वाले साइड पे इससे ऑल्टीट्यूड डाला, तो थर्ड वन में यहां से ऑल्टीट्यूड इस पे डाला, तो ये तीनों ऑल्टीट्यूड जो है यहां पर मीट कर रहे हैं। आप देखो ये यहां पर मीट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बी पॉइंट पे। यानी मेरे पास जब भी राइट एंगुलर ट्राइंगल होता है उसमें ऑर्थोसेंट एट पोजीशन ऑफ राइट एंगल पे होती है, एट पोजीशन ऑफ राइट एंगल। जहां पर राइट एंगल की पोजीशन है वहीं पर मेरा ऑर्थोसेंटर होता है। अगर मैं सर्कम सेंटर की बात करूं, वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता था वहां पर जो है मेरे पास वो सर्कम सेंटर लाई कर रहा होता है। लेकिन ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वाले पॉइंट पे, यानी पॉइंट जहां पर एंगल 90 डिग्री होगा उस पॉइंट पे लाई कर रहा है। किसमें? राइट एंगुलर ट्रायंगल में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड ही होता है, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल में आउटसाइड होता है। कहां पर? ध्यान से सुनिएगा, आउटसाइड। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस वाले साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ये यहां से जो है ऑल्टीट्यूड डाला गया, ये ऑल्टीट्यूड मेरे पास है। ठीक है, मैंने ये ऑल्टीट्यूड यहां से ड्रा किया, किस पे पड़ेगा वो अलग है। ठीक है, थर्ड वन, इस पे मुझे ऑल्टीट्यूड ड्रा करना है, ये मैंने ऑल्टीट्यूड यहां पर ड्रा करा, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अप करूं। ठीक है बेटा, तो ये एक ऑल्टीट्यूड, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो यहां पर ये जो तीन ऑल्टीट्यूड्स मीट कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं बेटा ऑर्थो सेंटर। बेटा ये ऑर्थो सेंटर किस पे आउटसाइड होगा? ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल पे, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल पे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर की पोजीशन क्या होती है? आउटसाइड किस पे? ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल पे। राइट एंगल पे, राइट एंगल जहां पर है उस पोजीशन पे एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ और ये कंडीशंस आप याद रखिएगा, इसमें भी ये कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। एंगल APB ए, मान लीजिए ये है एंगल APB जो है ये बराबर है 180 माइनस एंगल C। इसमें ये वाला एंगल जो होता है 180 माइनस एंगल B होता है। ये वाला एंगल जो है BPC वो 180 माइनस एंगल A होता है। तो ये कंडीशन इसके रिलेटेड याद रखिएगा। बस इतना ही है, और थोड़े से ये एंगल्स आप आराम से निकाल सकते हो। इसमें बेसिक कैलकुलेशंस है और वो चीजें आप कर सकते हो, उसमें उतना मसला नहीं है। ठीक है, फिर भी जब भी थोड़ा सा इसे क्वेश्चंस रिलेटेड करवाऊंगा उस टाइम पे जो भी चीजें आपको नीड होगी वो मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा। इसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज लाएंगे इस बेस पे कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। आई होप ये अभी सारा जो है आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्त में। यार इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में, प्लीज यार कर दो ना शेयर। ठीक है, और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो जो है इसका MCQ पार्ट वो हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक हाफिज, गुड बाय, थैंक यू सो मच।